तो आज की हमारी जो ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क समाज कार्य की प्रश्न पत्र द्वितीय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस में अगर हम बात करें यूनिट नंबर 10, तो यूनिट नंबर 10 में साफ शब्दों में कहा गया है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा पर्यावरण और समाज कार्य के। जो पर्यावरण है वो बेस बनाया गया है किसका? समाज कार्य का। ठीक है, तो समाज कार्य में पर्यावरण की जो भूमिका है उससे संबंधित प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, हो सकता है आप लोगों से यहाँ से जो प्रश्न है एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिल जाएं, एक आध दो प्रश्न। बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा और तर्क के माध्यम से करिएगा आप सभी लोग। तो हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि मानव जीवन का प्रमुख आधार क्या होगा? क्या पर्यावरण है कि वातावरण है कि प्रकृति है कि संसाधन है? क्या इसका सही जवाब देना चाहेंगे आप लोग? अच्छा जी, हिमांशु। अच्छा, हिमांशु नहीं, पुष्पा, बड़े दिन बाद बोले भाई। चलो और बताइए, और कोई सज्जन? रूपम, पर्यावरण। अच्छा जी, पर्यावरण इज द राइट आंसर। हेम पुष्पा, पर्यावरण। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए मेरी बात को। मानव जीवन का जो प्रमुख आधार है, आप जानते हो कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, यह आपको पता होना चाहिए। और यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो मानव जीवन का प्रमुख आधार क्या है? पर्यावरण तो हुआ। अब पर्यावरण के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक और मानव संसाधन निर्मित, वो कंपोनेंट में आ जाएंगे। फिर आपका शायद आप प्राकृतिक सोच रहे थे, तो मैं आपको बताऊं वो चीज़ नहीं थी, वो कंपोनेंट में आता है ना। यहाँ पे मानव जीवन का मुख्य आधार, मूल आधार पर्यावरण ही कहलाएगा आपका। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब आया है पहले का। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें, मनुष्य के यानी मनुष्य ने किस आधार पर प्रकृति की महत्व को स्वीकार किया? देखिए, मनुष्य की बात हो रही है और किस आधार पे जो नेचर है, बात समझिएगा, जो नेचर है उसके महत्व को क्या किया है? स्वीकार किया, अनुमोदन किया है। बताइए जरा। ठीक है, ओके, अनन्या खत्री। हाँ, ज्वाइन कर लिया सुनीता मैडम। अच्छा, मीनाक्षी संसाधनों का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही जवाब होगा विकसित ज्ञान के आधार पे होगा, है ना। दूसरा प्रश्न आप लोगों का लगभग मेरे समझ से यहाँ पे अभी 75 बच्चे सही चल रहे होंगे, 25% गलत चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ विकसित ज्ञान के आधार पे मनुष्य ने किस आधार पर प्रकृति के महत्व दिया? भाई जाहिर सी बात है, जब ज्ञान उसके अंदर आया उसी के आधार पर तो उसने दिया है कि यहाँ पे प्राकृतिक मुख्य भूमिका निभाता है, ना कि गॉड, ना कि भगवान। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। परंपरा नहीं होगा, प्राकृतिक के रहस्य नहीं होगा, ना ही संसाधन होगा प्राकृतिक का। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही माना जाएगा अगर कोई, तो वो माना जाएगा आपका विकसित ज्ञान। आपको बता दूं मैं, पर्यावरण जब शब्दों के बारे में आप सोचते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपके दो शब्द मिलते हैं। एक परि मिलता है और एक आवरण मिलता है। परि का मतलब हो गया चारों ओर और इसका आवरण का मतलब हो गया ढका हुआ। साफ शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ, पर्यावरण का मतलब होता है सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर घेरती है, जिसमें जल, वायु, भूमि, तापमान, खनिज, आर्द्रता, जीव, ध्वनि जो है ध्वनि, उद्योग धंधे उपयोग में लाए जाते हैं। यही हमारा संपूर्ण सामाजिक जीवन है। तो जिसमें मानव का जीवन चारों ओर से घिरा रहता है, इस प्रकार आप इसे कह सकते हो कि मानव किस आधार पे प्रकृति को महत्व देता है? वो विकसित ज्ञान के। तो ज्ञान कहाँ पे है उसके पास? जल के बारे में, वायु के बारे में, भूमि बनावट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर प्रकृति इज द राइट। यहाँ पर जो प्रकृति का महत्व देगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप तर्क नहीं कर रहे हैं, तर्क पर बल दीजिए, तर्क पर बल दीजिए, तर्क पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अपने मन से करेंगे और तर्क पे बल देंगे, मैं आराम से पढ़ूंगा। समाज कार्य में डैश आधार पर समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है। बात को समझिएगा, पहले बात प्रश्न को समझिए फिर ऑप्शन को बताऊंगा।
प्रश्न आपसे कहा कि समाज कार्य में जो है डैश के आधार पर समूह कार्य है और समुदाय है। आप इस बात से सहमत है कि प्राथमिक प्रणाली दो तो शामिल कर दी गई है, जिसमें व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया रह गई। बताओ कौन सी रह गई, बताओ जल्दी। बस शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप सोशल वर्क पढ़ रहे हैं। जब भी आप सोशल वर्क का पेपर सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान जरूर रखेंगे, वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर महोदय ने समाज कार्य की दो प्रणालियों के आधार पर बांटा है। एक प्राथमिक बोला है तो वहीं एक द्वितीयक बोला है। प्राथमिक में केस वर्क आ जाएगा, ग्रुप वर्क आ जाएगा, कम्युनिटी वर्क आ जाएगा। सहायक में गौड़ में, सेकेंडरी में, द्वितीयक प्रणाली में सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, और सोशल एक्शन आ जाएगा, और सोशल रिसर्च आ जाएगा। और आपको समाज कार्य में पर्यावरण को सोचना है तो केवल प्राथमिक प्रणाली पर सोचना है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, और आपने सही जवाब भी दिया है। आपने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ऐसे ही प्रश्न को फिर करना है 4 पर, आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि समाज कार्य के संबंधों के अध्ययन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा। रीजन बताना है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसका, अध्ययन का कारण। समाज कार्य के संबंध को अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको क्या क्या अध्ययन करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। क्या मनोवृत्ति आपको जरूरत है, एटीट्यूड है, जागरूकता है, ज्ञान है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपने डी बोला है, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट जवाब है, बहुत बढ़िया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन के देना है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए। व्यक्ति और समाज क्या है, व्यक्ति और समाज। अब अपने आप को एक बार सोचिए और उसके बाद फिर समाज को सोचिए, सोशल को सोचिए, दोनों चीज़ें एक साथ सोच कर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पर्यावरण का आधारभूत समझ किसके द्वारा होती है, बताइए। जागरूकता, ओके, बहुत बढ़िया। और आगे कोई बताना चाहेगा 5 का जवाब मुझे? हाँ, यहाँ जो आपने जागरूकता का चुनाव किया है मैडम, सही जवाब दिया है, और यही आपका सही ऑप्शन भी है, जागरूकता। क्योंकि व्यक्ति यानी आप समझ लीजिए अपने आप को, मैं व्यक्ति हूँ, सोशल वर्क करना समझ के व्यक्ति को ही समझिए केवल, और एक समाज है। इनके पर्यावरण का आधारभूत जो समझ किसके द्वारा विकसित होती है, जब व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर जागरूकता होगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या है, पर्यावरण का आधार का समझ होगा। और जब पर्यावरण का आधार को समझना है तो आपके अंदर जागरूकता होना जरूरी है। आपके अंदर जागरूकता जब होगी तो ऑटोमेटिक ज्ञान शामिल है, सहभागिता शामिल है। अगर सहभागिता नहीं होगी तो जागरूकता कैसे आप कर सकते हो। आपका कौशल शामिल है, अभिवृत्ति शामिल है इसमें, और वैज्ञानिक उपयोग भी आपका शामिल है। क्योंकि जब कभी आप कोई काम करते हैं तो क्रमबद्ध से करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सही जवाब दिया है। आप चारों ऑप्शनों के बारे में थोड़ा सा जाने रहिए भी कि कब भूमिका किसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण समस्या के समाधान में किसकी सहायता ली जाती है। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, बताइए जरा किसकी सहायता लोगे आप। ज्ञान की सहायता लेना चाहते हैं आप, ओके। सभी लोग अपने प्रश्न, ये जितने प्रश्न हैं अपने मन से जवाब देंगे। कौशल लग रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब कुछ कौशल की तरफ आया है और कुछ ज्ञान की तरफ आया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए, जब आप समस्या का समाधान कब करेंगे, आपने कहा ज्ञान, किसी ने बोला कौशल। ज्ञान होगा तो समस्या का समाधान करेगा, अगर उसके पास कौशल होंगे तो समस्या का समाधान करेगा। आप मुझे बताइए, एक अशिक्षित व्यक्ति, मैं एक कॉमन टॉपिक लिया हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को रिलेट करके समझाना चाहता हूँ। एक अशिक्षित व्यक्ति क्या फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार नहीं कर सकता? आपको बता दो, कितने लोग जानते हो फिटकरी, कितने लोग जानते हो फिटकरी? हाँ सर। अगर जैसे ही चोट लगती है, मेरी बात को समझिए आप लोग, जैसे ही चोट लगती है तो वहाँ पे अशिक्षित व्यक्ति भी ये कह देता है कि भाई चोट के लिए फिटकरी सबसे बढ़िया लाभदायक है।
ये चीज़ें बता देता है। मेरा कहने का मतलब है कि ज्ञान एक ऐसे शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर आपको शिक्षित चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ज्ञान तो शिक्षित अशिक्षित दोनों को रिप्रेजेंट करती है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? ज्ञान शिक्षित अशिक्षित के दोनों को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए मैडम, समस्या समाधान, आप सोशल वर्कर हो, आप मेडिकल सोशल वर्कर हो, इसलिए आपके पास स्किल होना ज़रूरी है, आपके पास मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना ज़रूरी है। मैं अगर कहता कि मनोवैज्ञानिक ज्ञान यहाँ पे करेक्ट जवाब होना चाहिए था तो वहाँ पे मैं आपको सत्य मान लेता, लेकिन मनोवैज्ञानिक ज्ञान ना लिखकर उसने केवल ज्ञान को रिप्रेजेंट कर दिया। मनोवैज्ञानिक का मतलब यह हो जाता तब कि शिक्षित को रिप्रेजेंट किया इसने, अशिक्षित उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि क्रमबद्धता वो करेगा नहीं। क्योंकि सोशल वर्कर अगर हम बात करें तो अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर भी है जो कोई सिस्टम से काम ही नहीं करते, ज्ञान सभी बांट देते हैं, भैया ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, हो जाएगा समस्या का समाधान, बन जाते हैं सोशल वर्कर विदाउट MSW किए हुए। आपकी प्राथमिकता कौशल में, आप जाने जाओगे कौशल में, समस्या का समाधान आप करेंगे कौशल में। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौशल है। अगर जी समाज कार्य में बोलते हैं ना, समस्या समाधान कौशल अनुस्थापन की क्रिया मानी जाती है, इसलिए कौशल। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दूं एक और चीज़, देखो मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए अगर जो है एक क्लासरूम बना हुआ है, क्लास रूम में अगर मैं बात करूँ, आप लोगों से शिक्षक हैं, यहाँ बच्चे हैं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर आपने यहाँ पे बोर्ड लगाया तो यहाँ आपने ज्ञान से काम नहीं लिया है। जो आपके पास ये जो पोस्टर लगा हुआ है इन बच्चों को, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है एक प्रकार से, अगर मैं कहूँ ज्ञान अर्जित करने में इनको प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार इनका ध्यान पोस्टर की तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए इसको हटाना पड़ेगा पोस्टरों को, ताकि बच्चे अटेंशन दे इस पर बोर्ड पर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कौशल का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट जवाब रहेगा, ना कि ज्ञान मैडम, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई, सहभागिता, आप किसी चीज़ को वहाँ पे समस्या समाधान में सहभागिता को नहीं कि आप आ गए मेरे साथ तो मेरी कौन सी समस्या का समाधान आपने कर दिया? मेरे पर्यावरण है, क्या किया भाई? मैं एक इस पर्यावरण में हूँ। आपने देखा है कि भाई मैं जा रहा हूँ किसी रास्ते से, अगर मेरी कहीं एक्सीडेंट हो गया या किसी ने मुझे पकड़ के लगा मारने लगा, अब मेरे साथ आप सहभागी हो गए हैं, सक्रिय हो गए, तो आप क्या करोगे? मेरी तरफ से फाइट करोगे, बहुत करोगे। समस्या का समाधान करने के लिए आप ऐसा समझा सकते हो, भैया ऐसा मत करो, ये करो, कोई माने आपकी बात? एक तो बात दे तो नहीं है कि वो आपकी बात मान जाए। शायद सहभागिता आपका रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटी में। जब किसी काम को करना होता है तो उन लोगों को एकत्र करिए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़िए, वो कम्युनिटी में सहभागिता की बात करता है। पर्यावरणीय में समस्या का समाधान के लिए सहभागिता इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपके लिए कौशल है। मेरी बात समझे आप? मेरा एक सिंपल सा बात है, आप समझने की कोशिश करिए कि इस पर्यावरण में कौशल होगा। अगर आपके पास स्किल होंगे, मान लीजिए एक बच्चा लिख नहीं पाता तो आपके पास स्किल होगा भाई बीट्स को निकालना। बीट्स समझते हो? कॉइन समझते होगे, कॉइन ले लो। कॉइन को अगर हम बात करें तो कॉइन क्या होता है, उसमें डिब्बे में से निकालना, तो फाइन मोटर उसका डेवलप हो रहा है, सूक्ष्म है, वो पेन सही तरीके से नहीं पकड़ पाता है। उसको क्ले दे दिया आपने, क्ले दे दिया, क्या ये सहभागिता आपने उसके साथ किया? आपने उसके साथ कौशल आपने यूज़ किया है, ये स्किल यूज़ किया है आपने कि क्ले दे दिया। क्ले से क्या किया बच्चे ने? वो बना रहा है कोई जो है एक प्रकार से, अगर मैं कहूँ क्ले से क्या बनते हैं? खिलौने बना रहा है वो, हाँ, किसी का हाँ प्रतिरूप बना रहा है। तो मेरा कहने मतलब ये कौशल का प्रयोग किया, सहभागिता का थोड़ी ना प्रयोग किया वहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका मैडम 110% इसके इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण में अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास डैश करता है। अब ध्यान से मेरे बात को आप समझिए, केवल समझ नहीं रहे हो आप लोग। फिर से मैं रिपीट करूंगा, पर्यावरण में अपेक्षित सुधार लाना है और उसका प्रयास आपको करना है, और इसके परिश्रम के बिना, किसके? इस डैश के जो होगा उसके परिश्रम के बिना सुधार प्रणाली संचालित करना संभव ही नहीं है। क्या कहोगे बताओ जरा? अच्छा जी, इसमें से आप बताइए कितने बच्चों का ऑप्शन ये गलत गया है? कोई जी बताए, विचार जरा करें, और लोग बताएं जरा। सभी लोगों का सामाजिक कार्य करता है क्या? हाँ सर। अच्छा जी, फिर तो बड़ा बढ़िया है भाई, बड़ा अच्छी बात है, और यही आपका सही जवाब है।
क्योंकि पर्यावरण में अपेक्षित सुधार करने का प्रयास एक ही पर्सन कर सकता है, जो आप लोग हो, सामाजिक कार्यकर्ता। समाज को एक सही मार्गदर्शन देना, सकारात्मक क्रियाविधि करना, वह सोशल वर्कर ही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। और ये प्रश्न आपको बोल रहा है कि पर्यावरण और समाज, टॉपिक यही है। पर्यावरण समाज क्या कहता है? कहता है कि औद्योगिकी और नगरीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र को जो असंतुलित कर दिया है, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यक्ति और समाज और समुदाय के साथ सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और यही प्रयास व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता सार्थक भूमिका निभाकर करता है। ये बात आप जानते हैं। तो बताइए जरा, इसके परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? क्या व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता, कि स्वनिर्णय का अधिकार, कि अवसर की समानता, कि उपर्युक्त सभी? यहाँ पे सही जवाब आप बहुत बढ़िया जवाब दिया है आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है। डी ही करेक्ट जवाब है, जहां व्यक्ति के अंतर्निहित की भाव क्षमताओं के आधार पर कार्य को रिप्रेजेंट किया गया, जहां सकारात्मक एक्टिविटी हो रही है समाज कार्य में। और जो स्वनिर्णय की बात कर रहा है वो बेसिकली कार्यकर्ता, यानी आप क्या कर रहे हो, सेवार्थी को अपनी आवश्यकता और उसकी पूर्ति की योजना का निर्धारण कर दे रहे हो और उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना रहे हो। और अवसर की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर समान रूप से उसे अवसर दे रहे हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कि भाई आप शेड्यूल कास्ट के हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल के हो, आप कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो, आप उसे समान अवसर प्रोवाइड करा रहे हो समाज में। और यही एक सोशल वर्कर की भूमिका है। जब भी कभी काम करता है पक्षपात रहित होकर काम करता है। ये अपवाद है कि एनटीए यूजीसी नेट ने यूनिट नंबर 5 में एक टॉपिक डाला है आप लोगों के लिए, नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको सैंपल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल मतलब होता है रिसर्च, समाज कार्य शोध में, रिसर्च में, सैंपल में, नॉन प्रोबेबिलिटी में कहा गया है कि वहाँ पे भेदभाव हो सकता है, लेकिन करता सोशल वर्कर नहीं है। लेकिन बाय द वे अगर आप रिसर्च करोगे तो वहाँ पे होता भी है, वहाँ पे होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता भी है, वो अपवाद के रूप में होता है ना। बट अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका उपर्युक्त सभी के सभी। पूर्वाग्रह रहित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ऑप्शन नंबर सी का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, समाज कार्य के सभी को समान रूप से अवसर समानता में क्या उपलब्ध कराता है? बताइए जरा, समानता में अवसर की जो समानता केवल, अच्छा आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, सुनते रहिएगा। कोई भी बच्चा इधर उधर से जवाब नहीं देगा, केवल अपने तर्क पर जवाब देगा। यही मौका है तर्क करने का, और खूब तर्क करिए। समाज कार्य में सभी को समान रूप से अवसर की समानता की बात अगर हम करते हैं तो क्षमता निर्माण। अब क्षमता निर्माण क्या था, कौन बताएगा मुझे? सर क्षमता निर्माण मतलब अगर हम किसी को अवसर दे रहे, कोई भी मतलब जो भी हम किसी के साथ काम करेंगे तो उसको पूरा अवसर देंगे ना कि वो अपनी क्षमता को विकसित कर सके, यही तो काम है। अच्छा जी, लेकिन सर सबसे पहले तो वो ट्रस्ट हो जाएगा ना, लोगों को सबको ही समान अवसर मिलेगा तो पहले तो उनका विश्वास उत्पन्न होगा ना। क्षमता निर्माण तो बाद की बात होगी ना। अच्छा जी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संगीता, सुनीता, और बताइए भाई। अनन्या कुछ तो बोलो। मैं नेहा हूँ। अच्छा नेहा, चलो ठीक है। और तो लोग बोलो। हाँ हाँ, विजय सर बताए, आप बोलो, कुछ बोलना चाहते हो आप? सर क्षमता निर्माण होगा जब हम समान रूप से किसी को अवसर प्रदान करते हैं। हाँ, तो व्यक्तित्व का उसका एक तो पहले तो विकास होगा सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो विकास होगा तो विकास तभी होगा जब उसके अंदर कुछ क्षमताओं का निर्माण कर पाएंगे हम। तो समानता एक ऐसी चीज है जिसमें हम जैसे देश का संविधान भी हमें देता है सामाजिक न्याय के माध्यम से, सामाजिक उसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम क्षमता निर्माण ही करेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब, क्षमता निर्माण ही करेक्ट है। सुनिए आप मेरे से, कैसे सही है बात को आप सभी लोग अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो समाज कार्य के सभी को मतलब हो गया एक प्रकार से कि संपूर्ण समस्त की बात कर रहा है, समान रूप से आपको अवसर। अब यहाँ पे सभी लोग को मतलब हो गया ओबीसी, एसटी, जो भी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अवसर की समानता देने की बात कर रहा है। और जब ये अवसर की समानता देने की बात करता है, ठीक है, अवसर की समानता की बात करता है, तो आप एक शब्द ध्यान रखिएगा, क्षमता निर्माण।
क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्षमता निर्माण, आपको बता दूं यहाँ पे कुछ लोग विश्वास पे जा सकते हैं भाई। विश्वास इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा विश्वास, क्योंकि अवसर समानता में विश्वास की बात कही गई है। अवसर की समानता में विश्वास की बात कराई गई है। विश्वास क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से अवसर की समानता में विश्वास है, इसलिए आप उसको वहाँ पे कर रहे हो। लेकिन जो क्षमता निर्माण होता है बेसिकली किसी व्यक्ति या संगठन की सुविधा, बात को मेरी समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विकास कानून ने इस बात को कहा है कि क्षमता निर्माण अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का क्रॉस सेटिंग का तरीका होता है। मतलब आप सुशासन और शिक्षा में हस्तक्षेप और लोक प्रशासन सुधार में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्षमता निर्माण की बात करनी पड़ेगी। क्षमता निर्माण अच्छा अभ्यास बताता है, अच्छी प्रैक्टिस बताती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब अवसर समानता में विश्वास की बात होगी तब वहाँ पर आप बात करेंगे पूर्वाग्रह की, और पूर्वाग्रह रहित जब एक्टिविटी करेंगे सभी लोगों के साथ में, सभी जाति और सभी जितने धर्म वगैरह हैं, तो वहाँ पे विश्वास होना ज़रूरी होगा। लेकिन अवसर की उपलब्धता में विश्वास से भी बढ़िया ऑप्शन क्षमता का निर्माण है। क्षमता निर्णय की बात होगी ना, तब क्षमता निर्माण होना चाहिए ना। जब आप सभी को उनके खुद के विवेक से निर्णय लेने के लिए आप उनको प्रोवोक करोगे, मतलब मोटिवेट करोगे, तब क्षमता का डेवलपमेंट होगा। मैं भाई आपसे कह रहा हूँ यही बात, मेरी बात सुनिए। आप लोग सेवाएं प्रोवाइड करा देते हो, उसके बाद की बात है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि समुदाय में मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए किसी ग्रुप में, कम्युनिटी में, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो या केशवर के साथ काम कर रहे हो, उनके सदस्यों के साथ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? उनकी क्षमता का निर्माण करोगे कि उनके अंदर पहले विश्वास पैदा करोगे? पहले विश्वास पैदा करेंगे ना। जब वो विश्वास कैसे करेंगे तो वो हमसे क्या सीखेंगे? मेरा कहने का मतलब नहीं, यहाँ पे और भी लोग कुछ बताएं जरा भाई। और पूजा जी एक मिनट बात सुनिए, पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रहा है? समाज के सभी को समान रूप से समानता में क्या उपलब्ध करोगे? हम सबको समान अवसर दे रहे हैं आज, तभी तो वो इतने आगे चले गए हैं ना। बात तो वही है। मेरी बात तो सुनिए, तो क्या करें? जैसे हम मान लो गाँव में एक महिला समूह होता है, तो महिला समूह को हम पहले उनका निर्माण करते कि नहीं करते हैं क्षमता का, कि भाई वो अपनी खुद की कुटीर उद्योग खोले, वो सब कुछ काम करे, तो क्षमता का निर्माण करेंगे ना पहले, उसके बाद तो उसका लघु उद्योग चलाएगी वो। मैं आपसे सही बता रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। देखो पहले आपने विश्वास की जो बात कही है, वो विश्वास आपका मैं बताता हूँ अब कहाँ पे आप कहाँ से सोच रहे हैं। बेसिकली जब हम उसका साक्षात्कार करते हैं उस दौरान हमें उसके अंदर वो डेवलप करना पड़ता है कि ताकि वो समझ सके कि इस व्यक्ति से, इस सोशल वर्कर से, या जो सामने काउंसलर बैठा हुआ है, हम इससे जो है ठीक हो सकते हैं, हम इससे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। हमें ये विश्वास उसके अंदर पैदा करना पड़ता है। लेकिन ये एक्टिविटी तब आएगी जब उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएगी, तब उससे पहले एक और बात आ रही है कि कैपेसिटी आ रही है। उसकी कैपेसिटी आपको बिल्डिंग करनी पड़ेगी, बिल्डअप करनी पड़ेगी, उसका निर्माण करना पड़ेगा, बिल्डअप करनी पड़ेगी ना। उपलब्ध थोड़ी नाम कराएंगे। हाँ सर, और सर उपलब्ध थोड़ी ना करवाई जाती है, स्किल तो उपलब्ध नहीं करा सकते ना, वो तो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो डेवलप करने में नहीं, यहाँ पर फिर आप उपलब्ध कराता है तो विश्वास कैसे उपलब्ध कराओगे उसको? कि ऐसे होगा जब अवसर की हम समानता देंगे तो व्यक्तियों के अंदर ये भावना आएगी कि ये हमारे प्रति भेदभाव रहित है, तो भेदभाव नहीं करता है। नेहा जी मेरी बात सुनो एक मिनट सर, मेरी बात सुनो। आप यदि फील्ड गाँव में ऐसा शनिवार आपका फील्ड वर्क हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण और समाज कार्य के विभेदक प्रभाव समाज के किन वर्गों पर पड़ता है? क्या उपांत समूहों पर, स्थानीय या गरीबों पर, या सभी पर? ये प्रश्न अच्छा है। सभी पर पड़ेगा सर। ठीक है, यहाँ पे जो उपांत समूह, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो बताने की कोशिश कर रहा है, उपांत जो समूह होता है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि समाज कार्य में विभेदक प्रभाव जो है समाज के किन वर्गों पर पड़ेगा। तो एक उपांत समूह पर भी पड़ेगा, गरीबों पर भी पड़ेगा, स्थानीयों पर भी पड़ेगा, और इसमें से अगर हम बात करें ऑप्शन डी में उपयुक्त तो सभी, तो सभी के सभी पड़ेगा। उपांत समूह क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? वंचित वर्ग है जो। वंचित वर्ग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यहाँ पे जवाब आया है। तो ये वंचित वर्ग के लोगों को जो है अपने जीवन के साथ साथ अपने उपलब्ध संसाधनों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो ऐसी कंडीशन पर जो है उपांत समूहों का विभेदक प्रभाव के रूप में अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पर जो है इन वर्गों पर, स्थानीय पर भी, गरीबों पर भी, उपांत समूह पर भी, और भी समूह आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। जितने भी समूह आएंगे वो सारे के सारे ऑप्शन में ही करेक्ट माने जाएंगे, परंतु आप लोगों के सामने यही प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। संसाधनों के प्रबंधन में निर्णायक भूमिका में कौन होता है? क्या महिला होगी, पुरुष होगा, स्थानीय होगा या उपांत समूह? देखो संसाधन के मैनेजमेंट में सर बी आएगा, स्थानीय। स्थानीय होना चाहिए सर। हाँ सर, स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात कर रहा हूँ, तो संसाधनों का प्रबंधन में निर्णायक भूमिका में कौन होता है? और बताइए कुणाल सर। ऑप्शंस देखेंगे तो स्थानीय होना चाहिए, क्योंकि महिला पुरुष अलग अलग होंगे। संसाधनों का मैनेजमेंट की बात किया जा रहा है, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की बात की जा रही है, जिसमें आपको बताना है कि मैनेजमेंट में निर्णायक भूमिका कौन रहेगा? क्या उपांतीय, स्थानीय, महिला, पुरुष? संसाधनों नहीं, अगर हम कम्युनिटी और समूह में पढ़ते हैं तो कम्युनिटी में हम संसाधनों जो उनके पास होते हैं ना सर, संसाधनों का तो मूल्यांकन भी करते हैं, उनका डेवलपमेंट की भी कोशिश करता है। तो जो नेतृत्व करता है वो ही उन संसाधनों को पूरा करता है। तो और वहाँ पे कम्युनिटी में तो इस काम से पुरुष होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी दृष्टि से देखा जाए घर से, तो महिला अपने घर के सारे संसाधनों को संजो के रखते हैं कि कब क्या किस चीज की जरूरत है, कितना बचा के रखना है। तो इसके स्थानीय के अंदर सारे आएंगे सर, लेकिन समूह का नेतृत्व, समुदाय का नेतृत्व एक व्यक्ति करता है। तो इससे एक मिनट सर, आप चुप हो जाइए मैडम, बताइए सर, आप बताइए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही चल रहे हो, आप बताओ। तो सर उसी पर बेटे सर पुरुष होना चाहिए, अगर छोटी उसमें बात होती तो महिला होती। अच्छा जी, हाँ आप बताइए मैडम, आप। मैं ये बोल रहा हाँ बताइए, हाँ बताइए सर, ये सर। बोल रहा था मैं, जैसे हम पीआरए करने जाते हैं सर, बिल्कुल पार्टिसिपेट रूरल अप्रोच, बिल्कुल। अब याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पुरुष इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब दिख 12 में देखिए, संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय स्तर की बात कर रहे हैं। अब हम वास्तविक निर्णयकर्ता किसे होना चाहिए? क्या महिलाओं को, क्या पुरुषों को, सेवार्थी के या सामाजिक कार्यकर्ता को? अब स्थानीय, अब यहाँ पे प्रश्न स्थानीय क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे जो बताओगे वो करेक्ट हो जाएगा फिर आपको। सर डी सर, सेवार्थी को। अच्छा महिलाओं को होना चाहिए, जब वो उस हिसाब से पुरुषों को बता रहे हैं बस, कि हाँ चले तो फिर महिला होना बस चाहिए। बस 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 छोटे कवर। स्तर पर। हाँ यहाँ पे स्थानीय, अगर हम लेवल पे देख रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ पे, तो स्थानीय जनसंख्या का हित अहित देखे बिना या कोई बड़ी परियोजना को लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से जो हम देखते हैं समस्याओं वगैरह के बारे में या चर्चा पर चर्चा जो करते हैं, तो संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय स्तर पे आपके महिला आ जाएगी। किसके? वास्तविक निर्माणकर्ता जो हो जाएगी वो महिला हो जाएगी। और ऊपर वाले प्रश्न में जो हो जाएगा यहाँ पे संसाधनों के मैनेजमेंट में निर्णायक भूमिका में, वो आपका पुरुष हो जाएगा। और वास्तविक निर्णायककर्ता में जहाँ पे स्थानीय स्तर की बात करेंगे वो आपकी महिला हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप जैसे सेवार्थी की बात कर रहे थे, सेवार्थी क्यों नहीं आएगा सर? सेवार्थी बता रहा हूँ। देखिए बेसिकली क्या है सेवार्थी में, कि संसाधनों का मैनेजमेंट में है। ये प्रश्न आपसे बोल रहा है कि रिसोर्सेज का जो है मैनेजमेंट में, तो सेवार्थी मैनेजमेंट में पहली बात तो आएगा ही नहीं, कि कोई एक्टिविटी में अगर मैनेजमेंट करें, हम करवाएं या तो उससे, तो वो आएगा नहीं। और स्थानीय स्तर पर वास्तविक निर्माणकर्ता, स्थानीय स्तर पर यहाँ पे बात ये नहीं कही जा रही कि सेवार्थी का घर है ना, यहाँ पे सेवार्थी का, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो कार्यस्थल है उसके बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 10 पर। और यूनिट नंबर 10 आपसे साफ शब्दों में कहा गया है कि हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कार्यस्थल को लेकर, समाज कार्य क्षेत्र पर बात करेंगे। तो वो बेसिकली क्षेत्र पर जब बात करने वाली भूमिका आ रही, तो यहाँ पे भूमिका महिलाओं की बन रही, ना कि सेवार्थी। सेवार्थी पहली बात मैनेजमेंट की भूमिका निभाएगा ही नहीं सर, कभी भी नहीं निभाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये केवल ग्रुप वर्क में एक व्यक्ति ने बोल दिया, ट्रेकर महोदय ने, कि जो सेवार्थी जो समूह है वो सेवार्थी की भूमिका है, वहाँ पे उसने इंपॉर्टेंस दिया है, महत्व दिया है ग्रुप वर्क में। बाकी आपको यहाँ पे सेवार्थी की कोई भूमिका अहम नहीं है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और खासकर यूनिट नंबर 9 और 10 में, 9 और 10 में खासकर, ठीक है। यूनिट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 में, देखिए 13 में देखिए, महिलाओं को विकास के समान अवसर नहीं दिए गए, तो इसकी आरंभिक अपेक्षा क्या होनी चाहिए? आर्थिक असमानता, शिक्षा है सर, शिक्षा होना चाहिए सर। शिक्षा की उपेक्षा करेंगे उसके हिसाब से होगा। ठीक है, 13 आप ध्यान समझिए मेरी बात को। कह रहा है कि महिलाओं के विकास के लिए अगर समान अवसर नहीं दिए गए तो आरंभिक अपेक्षा क्या होती, क्या है?
अच्छा सॉरी, उपेक्षा, अपेक्षा नहीं है, हाँ उपेक्षा, हाँ उपेक्षा है, वेरी गुड। तो उपेक्षा एक ऐसा शब्द है, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए, तिरस्कार वाला, अनादर करने वाला, है ना, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर महिलाओं को विकास समान अवसर नहीं देंगे तो इसकी आरंभिक जो तिरस्कार क्या होनी चाहिए, क्या मुख्य भूमिका होनी चाहिए? क्या स्वास्थ्य पर बात करोगे आप, कि शिक्षा पे, कि वातावरण पे, कि आर्थिक पर? बताइए संजय सर। शिक्षा लग रहा है। संजीव, शिक्षा इज द राइट आंसर होगा भाई। आप क्यों चुप हुए आप सभी लोग? बताइए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गरीबी स्वयं सबसे बड़ा प्रदूषण है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 14 इंदिरा गांधी सर, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी नहीं कहा था, इंदिरा गांधी। ठीक है, गरीबी हटाओ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरीबी हटाओ, वही चीज, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी संख्या डैश की होती है, और इसमें आर्थिक असमानता जो तेजी से बढ़ती है, आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ती है। तो आप क्या बताना चाहेंगे? किसी भी जी, जनसंख्या है। जनसंख्या से जनसंख्या हो जाएगी। देखिए आप मेरी बात को समझिए। गरीबी भी हो संसाधन होना चाहिए सर, संसाधन सबसे बड़ी क्योंकि अगर संसाधन, अभी अब जनसंख्या हमारे पास इंडिया की देख लो, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो नहीं है इसको संभालने के लिए। तो सरकार के सामने समस्या यही है कि हम रिसोर्सेज हम कहाँ से लाएं, और नहीं ला पा रहे तो डेवलप कहाँ से करें। अच्छा जी, चलो ठीक है, समझ गया आपकी बात में। और भी कोई लोग बताना चाहेंगे? चलो मैं बताऊं फिर। देखो सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य, कोई भी, अब ये किसी छोड़ दीजिए, अब कल्याणकारी राज्य सोचिए, में सबसे बड़ी समस्या डैश की होती है कि आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। रीजन आर्थिक असमानता क्या हो सकता है? बोलिए बोलिए। संसाधन, आर्थिक असमानता, आय की असमानता। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सर, कुणाल सर साथ बोल रहे थे आप, तो आपका डी सही होना चाहिए। बताइए, समझ में आया आपको? डी बेसिकली क्या होता है कि आपको बता दूं कि गरीबी और असमानता बहुत तेजी से कम नहीं हुई है ना। तो आर्थिक असमानता की खाई की ओर एक प्रकार हम अगर बात करें कि जो 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, है ना, आर्थिक असमानता केवल भारत में ही देखने की नहीं मिलती, बल्कि विश्वव्यापी समस्या है ये आपके लिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन पे जो आर्थिक असमानता तेजी से आ रही है राज्यों में, अब मैं विश्वव्यापी बात कर लिया, यहाँ पे किसी भी कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा था, तो आप वहाँ पे सार्वभौमिकता को इन्वॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। बाकी जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि अगर स्थानीय स्तर पर निर्माणकर्ता वास्तव में स्थानीय महिलाओं का ही होना चाहिए, जिसका जीवन स्थानीय संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के तौर तरीके की गहराई से जुड़ा हुआ है ना, वहाँ पे स्थानीय की बात कर रहा था, उसको भी अगर आप सोचेंगे ना, तो भी आय को आप वहाँ पे असमानता को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्थिकता को लेकर, ठीक, आर्थिकता को लेकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। उपांत समूहों में किसे शामिल नहीं किया गया है? सॉरी किसे शामिल किया गया है ना, किसे शामिल किया गया है ना? सभी सराय। बिल्कुल, तो यही जब लगता है सारा ना, तो इसलिए अपने से बनाने पड़ते हैं, सही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सभी, दिव्यांग महिला और सारे आ जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में विकास किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? सभी होगा सर, इसमें अब ध्यान दीजिएगा, सभी आएगा सर। अब मेरी बात को समझिएगा। हाँ मानव संसाधन, बहुत बढ़िया, ये आपने सही विचार किया अभी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि किसी भी क्षेत्र का विकास, बात को समझिएगा, किसी भी क्षेत्र का, अब किसी भी को छोड़ दीजिए, अब रखिए क्षेत्र को अपने, उस क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर है? आपके क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर है? जनसंख्या पर भैया कैसे हो सकता है, जरा बताना। सभी में जनसंख्या तो भाई एक प्रकार से नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए आपका जनसंख्या ज्यादा होगी तो विकास कम होगा, नहीं होगा। ये भी तो विकास पर एक तरह से एक मतलब हुआ ना, कारक तो हुआ।
प्रभाव डालेगा सर, अधिक जनसंख्या रहेगी तो। अगर ज्यादा जनसंख्या होगी तो विकास कम होगा ना। निर्भर की बात हो रहा है सर। नहीं, विकास के निर्भर की बात। हाँ, क्या होना चाहिए? संसाधन। देखो मैं बताता हूँ, देखिए देखिए ऑप्शन सी आएगा सर, मानव ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट है। स्किल्ड होना चाहिए तो जनसंख्या प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा सी है। सबसे अच्छा सी है, बिल्कुल। क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि मान लीजिए क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर है, तो मानव संसाधन पे ही तो निर्भर है भाई। आप कैसे जनसंख्या को शामिल कर सकते हो, कैसे आप संसाधन को भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मानव संसाधन तो उससे बढ़िया संसाधन से ऑप्शन तो मानव संसाधन है, मानव संसाधन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर होगा, वो मानव संसाधन पर ही निर्भर होगा। क्षेत्र का विकास, आपके क्षेत्र का विकास मानव संसाधन पर ही निर्भर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा वो माना जाएगा आपका सी वाला, सी वाला मानव संसाधन। पर सर मानव संसाधन तो सीमित होते हैं ना, आप अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो वो तो उनका यूसेज तो लिमिटेड रहेगा ना। मानव संसाधन सीमित कैसे है? क्यों सर, मानव संसाधन जो आपका लिमिटेड नहीं रहेंगे मानव संसाधन। अरे भाई देखो, मानव संसाधन क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम का जो स्वरूप होगा वो आपका जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। तो मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली एक पूंजी है, इसलिए क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर है? मानव संसाधन। अरे भाई, आप क्षेत्र का विकास करोगे तो जनसंख्या पे थोड़ी ना कर सकते हो, आप सोचो एक बार खुद। नहीं सर, सही है सर, सी ही आएगा सर। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। कंपनी वाले को प्रभावित करता है बोलते हैं तो जनसंख्या को भी शामिल कर सकते थे। हाँ हाँ, जनसंख्या का प्रभावित करने में आप कर सकते हो। वो उद्योग और कंपनी वाले मामले में मानव पूंजी आएगी सर। ठीक। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि प्रश्न को बहुत मैंने कहा ध्यान से पढ़ने के लिए, तो इतना ध्यान से पढ़ने लगे हो कि पूरा का पूरा कंफ्यूज ही कर दे रहे हो। अब ध्यान से पढ़ो, फिर ध्यान से। जनसंख्या वृद्धि किसी देश के लिए लाभदायक है, ये बात तो सही है। जनसंख्या वृद्धि जो है किसी देश के लिए लाभदायक भी है। अब ये इमेजिन कर सको, इमेजिन करो कि किसी देश का होगा भाई लाभदायक है, हो सकता है जनसंख्या बहुत कम होगी, वहाँ पे चाहते होंगे जनसंख्या बढ़े, इमेजिन कर लीजिए। अथवा हानिकारक या किसकी उपलब्धता पर निर्भर कर रही है। तो बी ऑप्शन, बी सर, ऑप्शन बी मानव। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपका प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और आर्थिक संसाधन, आर्थिक संपन्नता है, संसाधन नहीं है ना। और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी को तो काट दीजिए आप। अब सोचिए कि जनसंख्या वृद्धि किसी देश के लिए लाभदायक है अथवा या हानिकारक या किसकी उपलब्धता पर निर्भर कर रहा है। भाई हानिकारक भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। क्या आप मानव संसाधन में बढ़िया मानोगे या आर्थिक को मानोगे या प्राकृतिक को मानोगे? अच्छा किसको मानोगे? फिर से पढ़ता हूँ, किसी देश के लिए अच्छा है तो फिर लाभदायक होगी जनसंख्या। भाई लाभ भी मिल सकता है, हानि भी मिल सकती है। किससे हो सकता है ऐसा काम? ऐसा मानव संसाधन से हो सकता है। हानि क्या? कोई आके पिटाई कर जाए, कोई आके सामान को छीन दे या बुलडोजर चला दे मकान पे। जो चीज पॉजिटिव दे रही है अगर प्राप्त कमी होगी तो वो हानिकारक प्रभाव डालेगा। मानव संसाधन को आप किस पॉइंट पे ले रहे हैं आप मानव संसाधन? मैं आपको पॉइंट जानना चाहता हूँ, माई पॉइंट बताएं, आप किस संसाधन पे ले रहे हैं, किस पॉइंट पर ले रहे हैं मानव संसाधन? किस मतलब बताइए जरा हम लोगों को भी, किस तरीके से आपने इमेजिन किया कि मानव संसाधन है? प्राकृतिक नहीं, ऐसे थोड़ा मानव संसाधन हाँ बताएं सर। आएगा सर, जैसे आप यहाँ जो आपको पता है सर, हाँ सर जैसे आप सारा मटेरियल हमको
नहीं नहीं, आप प्रश्न नहीं समझ पाए, प्रश्न नहीं समझे सर। संजय सर फिर से प्रश्न पढ़े, प्रश्न आप समझे नहीं, फिर से मैं प्रश्न, ध्यान दो, प्रश्न नहीं समझ रहे हो। कह रहा है जनसंख्या वृद्धि किसी देश के लिए लाभदायक है या हानिकारक, यह किसकी उपलब्धता है? कि जहाँ पे जनसंख्या किसी देश की वृद्धि में मानव संसाधन में क्या वृद्धि, क्या लाभ है? क्यों सोच रहे हो मानव संसाधन को जनसंख्या वृद्धि के लिए? प्रकृति क्या आएगा सर? कितने डीप, आप डीप में मैं चला गया हूँ, आप लोग मेरी बातों को समझिए, मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए कि जनसंख्या वृद्धि किसी देश के लिए लाभदायक है अथवा हानिकारक है, या किसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा? मानव संसाधन पर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक आएगा, ये आएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा, प्राकृतिक मानव संसाधन की भूमिका ही नहीं है। पहली बात, जनसंख्या वृद्धि के लिए लाभ और हानि में, है ना, इसमें तो कोई भूमिका ही, प्राकृतिक इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। 2-3 बार प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, देखो तब समझ में आ रहा आप लोगों को। ऐसे ही एग्जाम में अगर आप पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। प्रश्न को समझिए एक बार और। स्थानीय जीवन प्रणालियों का आधार, अस्थायी जीवन प्रणालियों का आधार और एक सामंजस्य भरे जीवन का अभिन्न अंग कौन हो सकता है? 19। प्रश्न पढ़िए। अस्थाई जीवन प्रणाली का आधार, अस्थाई जो जीवन है उसकी प्रणाली का आधार पूछा गया, और फिर कहा कि एक सामंजस्य भरा जीवन, मतलब कोऑर्डिनेशन वाला भरा जीवन का अभिन्न अंग कौन बनाएगा? क्या जनसंख्या बन सकती है कि अभिन्न है, कि स्थानीय आबादी है, महिला है या गरीबी? स्थानीय आबादी कैसे मैडम बताइए? आएगा मेरे हिसाब से तो महिला लग रही है, क्योंकि महिला जो सामंजस्य भरे जीवन का अभिन्न अंग बोला, उससे महिला लग रही है। अच्छा जी, जो आपने बताया कि सामंजस्य भरे जीवन, एक परिभाषा बताया था तो एक और क्वेश्चन पे, उसमें आपने कहा था कि स्थानीय आबादी और ग्रामीण एरिया का जो रहता है वो सामंजस्य भरा जीवन जीते हैं वो लोग, ऐसा। देखिए मैंने जो है ये, अगर देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, आप शायद महिला को नहीं और सोचो जरा, महिला नहीं सोचो, महिला के बिल्कुल कैसे महिला हो सकती है? स्थानीय जीवन प्रणालियों का आधार, अस्थाई जो फिक्स लाइफ है, जो फिक्स लाइफ है उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम का आधार। फिर कहा कि फिक्स लाइफ का जो सिस्टम का आधार है, फिर कहा कि एक सामंजस्य भरा जीवन है, एक कोऑर्डिनेशन भरा जीवन है, एक सफल या भलीभूत भरा जीवन है, उसका अभिन्न अंग कौन है इसमें? नहीं भाई, गरीब तो मैडम ये इस चीज को आप कह सकते हो कि जो स्थानीय, जी जी, जनसंख्या में सब लोग आ जाएंगे। चलो, सभी लोगों का विचार आया, लेकिन अलग अलग तरीके से मत आया। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ना ही जनसंख्या, ना ही महिला, ना ही गरीब। जी बताएं सर। स्थानीय आबादी क्यों नहीं आएगा? मान लीजिए कश्मीर के अंदर स्थानीय आबादी है, वहाँ पे वो बर्फ, हम लोग बर्फ में नहीं रह सकते, लेकिन वो फिर भी रह रहे हैं और वो वहाँ पे तालमेल सामंजस्य दिखा रहे हैं, उनका जीवन निरंतर चल भी रहा है। तो स्थानीय आबादी तो जो परिवर्तन होते हैं वहाँ पे, मतलब तालमेल दिखा के और सामंजस्य के साथ वहाँ पे अपने जीवन को करते हैं। आपने सही बोला है और यही सही जवाब है। आप सुन लीजिए कैसे, बात बहुत सही बोला आपने। देखिए, इस तरीके से हम लोगों को ना तर्क वितर्क करने से बहुत सारी ज्ञान मिलता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और समझिए कि जो ये स्थानीय, जो स्थानीय जनसंख्या होती है, पहले आप स्थानीय जनसंख्या यहाँ पे रख लीजिए दिमाग में, जब रखोगे दिमाग में तभी समझ में आएगा, अदरवाइज गलत कर जाओगे आप। जो स्थानीय जनसंख्या है, वो स्थानीय जनसंख्या अस्थायी जीवन प्रणाली, स्थानीय जनसंख्या अस्थायी जीवन प्रणाली का आधार और एक सामंजस्य भरे जीवन का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है, ये अलग है। गरीबी, जनसंख्या, महिला। आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं, आदिवासी जिनके जीवन में प्राकृतिक संसाधनों से गहरा जुड़ाव होता है और उनके लिए कहीं और विस्थापन करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए स्थानीय जनसंख्या का हित अहित देखे बिना कोई बड़ी परियोजना को लागू नहीं करना चाहिए। इस बात से आप सभी लोग जानते होंगे।
इसी वजह से स्थानीय जनसंख्या का अस्थायी जीवन प्रणालियों का आधार सामंजस्य भरे जीवन का अभिन्न अंग माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, आपका बी करेक्ट रहेगा, यही आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। मानव अधिकार का केंद्र बिंदु कौन सा है? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मानव अधिकार का केंद्र बिंदु कौन सा है? जी जी मनुष्य। जी बताते रहिए, बताते रहिए। अच्छा, पर्यावरण, मनुष्य, संसाधन, ये सभी क्वेश्चन में आपको जो है ये सभी भी दे दिया है, तो बच्चे हो सकते हैं भाई कि कंफ्यूज हो जाए, है ना। लेकिन ये सभी में आपको बता दूं गलत जवाब आ जाएगा। आपका सही जवाब जो अगर हम बात करेंगे मानव अधिकार में केंद्र बिंदु नहीं, पर्यावरण। सर कहाँ से आप सोच रही है पर्यावरण? अरे भाई आएगा सर मनुष्य। पर्यावरण कैसे आपने सोच लिया? आपको पता होना चाहिए कि मानवाधिकार तो मनुष्य से संबंधित। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा मानवाधिकार में आपका मनुष्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना। आपको मालूम होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। UDHR कितने लोग जानते हो? मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, है ना, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित कुल 30 अनुच्छेद बताए गए थे। तो 30 अनुच्छेद किसके लिए थे भाई? मनुष्यों के लिए थे ना। तो फिर जिसके लिए होंगे वही फिर वही तो जिसमें जीवन था, स्वतंत्रता था, गोपनीयता था, नागरिकता थी, राजनीतिक अधिकार था, सामाजिक सुरक्षा था, स्वास्थ्य था, शिक्षा थी, ये सारी चीज़ें तो थी वहाँ पे। ये सारे अधिकार तो शामिल किए गए थे। बस वही आपका मानवाधिकार बनेगा, याद रखिएगा। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड जो है पनिशमेंट ऑफ द क्राइम एंड जेनोसाइड, एक कन्वेंशन है जो 1948 में लाई गई थी, 1948 में। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा नाम को, अगर आप लिखना चाहते हैं कॉपी पर तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। इसके अंतर्गत बेसिकली साफ शब्दों में बताया गया है कि मानवाधिकार का केंद्र बिंदु जो है मनुष्य ही है। कन्वेंशन ऑन दी प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो ध्यान रखिएगा। और इसका सही जवाब मैडम ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 21, जीवन शब्द में किसने कहा कि जीवन शब्द में मात्र पशु स्तर के अस्तित्व से कुछ अधिक निहित है? क्या महात्मा गांधी, फील्ड या हीगल या कांट? हीगल। ओके, चलो ये थोड़ा सा प्रश्न आप लोगों के लिए फैक्ट पर आधारित था ना, तो इसलिए आपने हीगल का चुनाव किया। लेकिन मैं जानना चाहूँगा हीगल का क्यों भाई, जरा बताओ कैसे, क्या सोच के किया आप लोग? बता चुके हैं। हाँ, आप भी बता चुके हैं। हीगल महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी भी नहीं कहा है, ना ही हीगल है, ना ही महात्मा गांधी है, ना ही हीगल है, ना ही महात्मा। लिंग फील्ड ऐसी कुछ नाम है ना, लिंग फील्ड करके। हाँ, ये आपका जो नाम आ रहा है अमेरिका के न्यायमूर्ति, नाम है इनका फील्ड। इस विद्वान ने, पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम भाई देखना पड़ेगा। बताया था ना। नहीं, इनका पूरा नाम भाई किसी को मालूम है फील्ड का? अमेरिका के ये न्यायमूर्ति हैं, अमेरिका के ये क्या हैं? जज। जज जी, स्टेफन जॉनसन जज, फील्ड, स्टेफन जॉनसन फील्ड। ठीक है, ठीक है, हो गया। अमेरिका की ये वो हैं जो है न्यायमूर्ति। तो इन्होंने कहा है कि जीवन शब्द में मात्र पशु स्तर के अस्तित्व में कुछ अधिक निहित है। हीगल का नाम आता है, एक ऐसा विद्वान है, ये दार्शनिक है। इससे बहुत प्रभावित कौन विद्वान हुआ था बताइए जरा। कहाँ पे? देखो भाई,
मार्क्स है, हाँ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन का अधिकार में किसे शामिल किया जाता है? 22 निधि एक बार चार्ज सभी को स्टार्ट शामिल किया जाता है सर, परंपरा, आजीविका और संतुलित पर्यावरण। ओके। 22 का आपने जवाब जो दिया है सभी का यही सही जवाब है, परंपरा, आजीविका और संतुलित पर्यावरण। तो ये बहुत सरल प्रश्न था, है ना, बहुत सरल प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 23, मानव जीवन पर्यावरण के किस गुण स्तर पर निर्भर करता है? देखो अब ये प्रश्न अच्छा सा है, मानव जीवन पर्यावरण का किस गुण स्तर पर निर्भर करेगा? 23 पारिस्थितिकी संतुलन। परिस्थितिकी संतुलन पर। अच्छा, जीवन का अधिकार नहीं, मानवीय क्रियाकलाप नहीं, जैविक मंडल नहीं। ठीक है, मानव जीवन का जो पर्यावरण है वो किस गुण पर निर्भर है? परिस्थिति संतुलन पर। और ये भी सही, सरल सवाल है। इकोलॉजी सिस्टम, एक इकोसिस्टम होता है, उसके कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, और ये सत्य भी है, आप जानते भी हैं। मानव जीवन का इतिहास प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर के किस रूप में समाहित है? मानव जीवन, मानव जीवन। नियंत्रण और दोहन। अच्छा, नियंत्रण और दोहन। हाँ सर, बी लग रहा है। प्रकृति का मतलब ये बराबर दोहन किया गया है, विकास हुआ है। मानव जाति की तो प्रगति हुई है सर। देखो नियंत्रण और दोहन करेक्ट रहेगा। बेसिकली मानव विकास का जो इतिहास है ना, वो प्रकृति के नियंत्रण और दोहन में समाहित है। कारण क्या है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन और विवेकपूर्ण दोहन और उपयोग मानव जाति की प्रगति का पर्याय है। तो असंतुलित और अविवेकपूर्ण दोहन विनाश का कारण बन सकता है ना। तो पर्यावरण और प्राकृतिक स्वरूप जो है प्रकृति है। तो मानव विकास का इतिहास प्रकृति में नियंत्रण और दोहन है, जिससे आपको मैंने भी बताया सकारात्मक शब्द कि प्राकृतिक संसाधन का संतुलन तथा विवेकपूर्ण दोहन और उपयोग मानव जाति की प्रगति का पर्यायवाची माना जाता है। तो प्रकृति का किस रूप में समाहित किया गया? तो नियंत्रण और दोहन के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। पर्यावरण की उपज तथा पर्यावरण का नियंत्रण या संचालक कौन है? सभी। अच्छा, मनुष्य आएगा सर। मनुष्य आएगा, ओके ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका पर्यावरण की उपज और पर्यावरण की उपज तथा पर्यावरण का नियंत्रण का संचालक कौन है? तो मनुष्य है भाई, जीव जंतु प्रकृति थोड़ी ना है। मनुष्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रश्न को पढ़ नहीं रहे हो, क्या होगा सर? किसका मतलब? उपज का मतलब उत्पादन ना, जो पर्यावरण से जो चीज़ें, हाँ आप जो द्वारा उगाई जाती है। देखो पर्यावरण की जो उपज है, जो चीज़ें उपज बन रही हैं, जो आ रही हैं आपके सामने, और जो पर्यावरण को नियंत्रण करने में संचालक हो रहा है, उससे पूछा कि सर मनुष्य कैसे उपज बनाएगा? वो तो भाई संचालन कर सकता है ना। आपने जैव विभाग जैव विकास पढ़ा है? जैव विकास जानते हो? जैव विकास का सिद्धांत की दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ और आप भी देखें, तो मनुष्य सहित संपूर्ण जीव जगत पर्यावरण की उपज है। इस बात से सहमत होना चाहिए आप लोगों। और उनका वर्तमान और भविष्य भी पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। अन्य प्राणियों की तुलना में पर्यावरण के संदर्भ में मनुष्य की भूमिका विशिष्ट है। और आपने पूछा क्यों? क्योंकि एक ओर तो वह दूसरे प्राणियों की भांति पर्यावरण की उपज है, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरण का नियंत्रण और संचालक भी तो है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को लगाए हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पर्यावरणीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कारण बता दीजिए, मुख्य कारण बताइएगा। मुख्य कारण जी
परंपरागत अधिकारों का हनन। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं परंपरा आएगा सर। अच्छा, परंपरागत अधिकारों का हनन कैसे, बोलिए बताएं। सर परंपरागत अधिकारी जो लोग पर्यावरण से जुड़े हैं सर, वही उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जो जीवन है उसी पे डिपेंड कर रहा है ना। वही तो जागरूकता फैला रहे हैं, पहले तो वो काट रहे हैं। जैसे हाँ जैसे बिश्नोई समाज सर ये सी ड्राइव की अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ, देखो सुन लो। यहाँ पे पर्यावरण के जो पूछा गया कि आंदोलन का मुख्य रीज़न बताइए। देखिए रीज़न तो सामाजिक असमानता भी होगा तो हो सकता है, ये बात आपको पता है। पेड़ पौधे में अगर कटाई होती है, चिपको आंदोलन देखा था आपने, वन संरक्षण में देखा था आप लोगों ने, अपिको आंदोलन में भी देखा था आप लोगों ने, है ना, बिश्नोई आंदोलन को पेड़ पौधे संबंधित। अच्छा, आर्थिक असमानता भी रीज़न बना सकता है पर्यावरणीय आंदोलन का भी, परंपरागत अधिकारों का हनन भी बना सकता है। लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा ऑप्शन है, तो परंपरागत अधिकारों का हनन है। सही बता रहे थे आप। लेकिन यहाँ पे परंपरागत अधिकारों में अगर बात करें तो आपने ये सुना है कि भारत में विकास के साथ साथ पर्यावरण आधारित संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी परंपरागत अधिकारों से वंचित होने की पीड़ा को दर्शाता है। इस बात से सहमत होंगे आप लोग, जिससे आम आदमी को अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया है। और यह आंदोलन जहां एक और पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं आम आदमी परंपरागत अधिकारों की रक्षा की भी बात कर रहा है। तो इसलिए मुख्य कारण में परंपरागत अधिकारों का हनन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, हमारी विकास प्रक्रिया ने लोगों को किससे दूर कर दिया है, बताइए जरा। जल, जीवन, जंगल, सभी से। सभी, अच्छा ओके, जंगल आएगा। जंगल आएगा, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें मैडम, हमारी जो विकास प्रक्रिया है ना, लोगों को किससे दूर कर दिया है, तो जल से भी दूर कर रहा है, जंगल से भी दूर कर रहा है। देखो अब जल बहुत है, लेकिन अगर इसी तरीके से खर्च हुआ तो आने वाले टाइम में कुछ 1000 करोड़ वर्ष सोच लो, जल की आपूर्ति हो जाएगी, अभाव हो जाएगा, तो यह माना जाएगा। और यही कहा गया है कि सेफ वाटर, आपने देखा भी होगा योजनाएं वगैरह के माध्यम से बताया भी जाती है, कोटेशन के माध्यम से। और ज़मीन भी है, लोगों को एक प्रकार से हमारी विकास की प्रक्रिया में लोगों को किससे दूर कर दिया जाता है, तो जंगल है, ज़मीन है और जल से भी है। जंगल में आप घनी आबादी देख रहे हो, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण। शहरों में तो भाई जगह ही नहीं है ना, ग्रामीण क्षेत्र में बची हुई जगह है। जिस तरीके से वृद्धि जनसंख्या में हो रही है, आने वाले टाइम में चाइना को भी भारत पीछे छोड़ देगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चों ने कहा है डी वाला, वही करेक्ट जवाब है। चिपको आंदोलन कब आया था? 1973, 74। अब यहाँ पे 73 कहीं लिखा ही नहीं है, तो 73 कहाँ पे आ गया? 74 आ जाएगा ना। हाँ, तो 74 इज द राइट आंसर है ना। आगे देखिए, साइलेंट वैली आंदोलन, शायद मैंने शांत घाटी आंदोलन के बारे में बताया है। किस तरह का आंदोलन है बताइए? किस तरीके का आंदोलन है ये, बोलिए। हाँ, तेज बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, सामाजिक आंदोलन है। साइलेंट वैली या शांत घाटी आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? बिल्कुल, जल विद्युत प्रोजेक्ट पर विरोध में था। मैं ये सारा चीज़ें आप लोगों को लिखवाया हूँ। साइलेंट वैली को डैश ने राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, कब? 85, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, 85 में। अच्छा, कौन बताएगा साइलेंट वैली आया कब है? 1969।
और भी कोई लोग बताएं जरा भाई। शांत घाटी आंदोलन की स्थापना, 73। ये सही जवाब था। साइन जो है 1973। हाँ ये सही जवाब वो है। तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था ना 74 73, पर इसमें ऑप्शन कौन से ओपन क्या ऑप्शन? आप क्या पूछ रहे थे सर? ऊपर आया था ना 1973 और 74 अभी। चिपको आंदोलन था। वो चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन का स्थापना कब हुई है? 1973। 1974 चिपको आंदोलन की शुरुआत। हाँ सर 74। और इसकी साइलेंट वैली की 73। बस। 73। हाँ बस यही पूछ रहा था। आगे बढ़िए। नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? किसान है, आदिवासी है, पर्यावरणविद है, इनमें से कौन सा शामिल हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलो 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखो ना, बाकी आप लोग कर लीजिए। कल जो है हम लोग मॉक PYQ के रूप में चलेंगे, ठीक है? PYQ के रूप में, ठीक है? क्योंकि अब सारा कवर कराना PYQ भी, ठीक है? बाकी क्वेश्चन भी करते रहेंगे, बीच बीच में मॉक टेस्ट वगैरह करते रहेंगे, है ना? ठीक है, टेंशन ना लें आप लोग। बस आप पढ़िए क्वेश्चन। आप लोग क्या कर रहे हो, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, पहला काम। फिर उसके बाद ऑप्शन को देखना है, दूसरा काम। और फिर उसके बाद आपको विचार करना है प्रश्न के आधार पे, और चौथा काम आपको उस पर फिर टिक लगाना है। इस तरीके से आप करिए। थोड़ा सा आप इस समय जो है प्रश्न सही करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यही विचार आप क्वेश्चन वहाँ पे भी जाके करेंगे, है ना? जो आज कर रहे हैं वही काम वहीं पर भी करेंगे, वहाँ पर भी, एग्जाम में भी। सर जो अगस्त में एग्जाम है वो कंफर्म है क्या? वही 13 12 13। देखो अभी कोई डेट वगैरह आई नहीं है हमारी तरफ से भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप तैयारी करके चलिए। ऐसा मान के मजिए कि भाई एक 9 तारीख को जो हुआ है वो पोस्टपोन्ड हुआ है, तो आपका कहीं ना हो जाए, ऐसा मत सोच के चलिएगा। आप लोग यही जो मान के चलिए कि आपका पेपर होने वाला है, ठीक है? चलिए, ठीक है ना?